हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th के भारतीय भवन का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत पढ़ेंगे आर्किमिडीज का सिद्धांत। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग उत्प्लावकता के बारे में पढ़े थे। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। देखते हैं कि ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे उत्प्लावकता क्या है या पास्कल का नियम से संबंधित है, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत भी उसी से संबंधित है। बात समझ रहे ना। तो जिस प्रकार उसमें उनका पास्कल का एक नियम था, एक उत्प्लावकता वाला था, उसी से आर्किमिडीज ने क्या किया, निष्कर्ष वगैरह निकाला, कुछ प्रयोग वगैरह किया और फिर इसने अपना सिद्धांत दिया और इसी को क्या कहा जाता है, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। बात समझ रहे ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे, और कि सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, ठीक ना। आर्किमिडीज इनका जन्म हुआ था 287 ईसा पूर्व और मृत्यु हो गई 212 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब क्या होता है, ईसा मसीह के जन्म के पहले। उस वक्त गिनती जैसे मान लेते हैं 87 दिए, 87 के बाद क्या आएगा, 86 आएगा, 86 के बाद क्या आएगा, 85 आएगा, मतलब उल्टा चलेगा, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है, उल्टा चलना, उल्टा गिनती होगा, ठीक है। तो उनका जन्म कब हुआ था, 287 में, और उनकी मृत्यु कब हुई, 212 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई। उसी के दौरान यानी कि आर्किमिडीज कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे। तो कह रहा है कि सबसे पहले यूनानी वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने उत्प्लावकता से संबंध तथ्यों का परीक्षण किया और एक सिद्धांत प्रतिपादित किया, इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बात समझे ना। यानी कि सबसे पहले आर्किमिडीज ने क्या किया, जो हम लोग उत्प्लावकता पढ़े हैं उससे जो भी तथ्य है, यानी कि उससे जो भी नियम है उनके बारे में परीक्षण किया, यानी कि देखा, अध्ययन किया, और अध्ययन करके उन्होंने क्या किया, एक नियम दिया, और उस नियम को हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, कह रहा है कि इस प्रकार है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत हम सबसे पहले देख लेते हैं। कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। बात समझ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव या गैस में डुबाया जाता है तो यानी पूर्णतः या अंशतः, पूर्णतः मतलब हो गया पूरा पूरी, मैंने पूरा डुबा दिया ना, अंशतः मतलब क्या हो गया, आधा डुबाना। तो वही कह रहा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में पूर्णतः या अंशतः डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। तो हम लोग पहले भी पढ़े थे उत्प्लावकता में, यानी कि जब भी किसी वस्तु को किसी द्रव या गैस में डुबाया जाता है तो उसके भार में क्या आता है, आभासी कमी आ जाती है, जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। यानी कि जो वस्तु उसमें डूबता है उसके द्वारा हटाए गए भार के क्या होता है, बराबर होता है। बात समझ रहे ना। ये क्या होता है, कौन, आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हम देखते हैं वस्तुओं का प्लावन। प्लावन मतलब क्या होता है, तैरना। यानी कोई वस्तु तैरती है कैसे, कोई वस्तु का, कौन वस्तु तैर नहीं सकते, कौन वस्तु तैरेगी, तो इसके बारे में जानेंगे हम। तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो उस वस्तु पर दो बल लगते हैं। यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई भी वस्तु हो गया, जब उसे हम द्रव में डुबाते हैं यानी कि जल में डालते हैं तो उस पर दो गो बल लगता है। कौन कौन बल लगता है देख लेते हैं। कह रहा वस्तु का भार, पहला क्या हो जाएगा, वस्तु का भार, इसको W1 मान लेते हैं। वस्तु का भार, जो वस्तु पर नीचे की ओर लगता है, जो पहला है वस्तु का भार कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। जब कोई वस्तु को द्रव में डाला जाता है तो वस्तु कहाँ, नीचे की तरफ जाता है ना, यानी कि नीचे की तरफ उसका भार लगता है, ठीक है। और दूसरा कौन हो गया, द्रव की उत्प्लावकता, जिसको हम W2 मान लेते हैं, जो वस्तु पर ऊपर की ओर लगता है। बात समझे ना। यानी कि यहाँ पर दो बल लगेंगे, कौन कौन, एक जो वस्तु का भार है वह नीचे की तरफ लगेगा और जो उत्प्लावकता है वह वस्तु पर ऊपर की तरफ लगेगा। तो इन दोनों बलों यानी W1 W2 के अपेक्षित परिणामों के अनुसार निम्नलिखित हम तीन स्थितियां संभव है। यानी कि तीन स्थिति के बारे में हम लोग जान सकते हैं। तो पहला स्थिति जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर हम देख ले, कह सकते हैं क्या, W1 इज ग्रेटर देन W2, यानी कि W1 ये क्या होगा, अधिक होगा इससे। दूसरा क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है कि तो ये कम हो जाएगा और ये W2 क्या आ जाएगा, अधिक। यानी कि ये तीन स्थितियां उत्पन्न होंगी। बात समझ रहे ना। इन तीनों स्थितियों से संबंधित कुछ तथ्य हैं जिनको हम क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, कह रहा है पहला पॉइंट देखते हैं, कह रहा किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। बात समझ रहा है। यानी कि जैसे कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, अगर हम चाहें कि वह वस्तु द्रव में क्या हो, डूब जाए,
तो डूबने के लिए जो वस्तु को डुबाना है उसका घनत्व उस द्रव के घनत्व से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब अधिक रहेगा तभी जाकर वो वस्तु क्या होगा, उस द्रव में डूब पाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस वस्तु का घनत्व उस द्रव के घनत्व से अधिक होता है वह वस्तु क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। और जिसका घनत्व उस द्रव के घनत्व के बराबर होगा वह उसमें मतलब डूबा हुआ रहेगा और डूब कर तैरेगा, ठीक है, पूर्णतः डूब कर उसमें तैरेगा। और जिस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होता है, कम होता हो, तो वो क्या होगा, उसमें आधा डूब कर वो तैरेगा, माने पूरा डूबेगा नहीं, अंशतः डूब कर वो क्या होता है, तैरेगा। तो पहला वाला पॉइंट वही कह रहा है कि किसी द्रव में किसी वस्तु को डूबने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होगा तो वस्तु क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द्रव में पूर्णतः डूबकर वस्तु को प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि जैसे हम चाहें कि वस्तु उसमें डूब कर तैरे, यानी वस्तु उसमें क्या हो, द्रव में डूब कर तैरे, तो उसका घनत्व उस वस्तु द्रव के घनत्व क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब वस्तु का घनत्व और उस द्रव का घनत्व जब दोनों बराबर होगा तब वस्तु क्या होगा, पूर्णतः डूबेगा, डूबते डूबते उसी में तैरेगा, पूरा डूबेगा, यानी मतलब पूरा नीचे नहीं जाएगा, मतलब उसमें डूबे रहेगा और उसके बाद वह तैरते रहेगा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, द्रव में अंशतः डूबकर वस्तु के प्लवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि जब कोई वस्तु का घनत्व अगर द्रव के घनत्व से क्या है, कम है, तो वह वस्तु उसमें अंशतः डूबेगा और डूब कर तैरते रहेगा। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक मान लिया द्रव है ये, ठीक है, यहाँ पर तीन स्थितियां हम देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये बात, यहाँ पर एक वस्तु हो गया, ये इसमें अंशतः डूबा हुआ है, तो अंशतः डूबने का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पर वस्तु का घनत्व क्या है, कम है। अगर एक मान ले इसी में ले लें, अगर ये पूर्णतः डूबा है ना, तो इस वस्तु का घनत्व क्या है, द्रव के घनत्व के बराबर है। एक वस्तु को ऐसा ले लिया जाए जो इसमें पूरा तरह डूब जाता हो, तो जब डूब जाता हो तो हम क्या समझेंगे कि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से काफी अधिक है, जिसके कारण उसमें क्या हो गया, डूब गया। तो यानी कि डूबने और मतलब तैरने वाले वस्तु के बारे में हम जान गए। अब आगे देखते हैं, वही बात यहाँ पर हमको मिलेगा, जल में तैरती हुई और डूब जाने वाले वस्तुओं की चर्चा। यही सेंस हम फिर लगाएंगे यहाँ पे। अभी जो हम ये तीनों के बारे में बताए हैं वही सेंस यहाँ पर भी लगाना है। कह कि जल में तैरती हुई और डूब जाने वाली वस्तुओं की चर्चा, तो हम एक ही शब्द में कहेंगे कि जिस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होगा वह वस्तु डूब जाएगा। जिस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर होगा वह उसमें क्या होगा, डूबे, अंशतः डूबा, हाँ अंशतः डूब कर मैंने उसमें डूब कर मैंने पूर्णतः डूब कर तैरेगा। और जिस वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम होगा वो अंशतः डूब कर मतलब क्या होगा, पानी में तैरेगा। बात समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं, द्रव की उत्प्लावकता के कुछ उदाहरण हम देखेंगे, यानी यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, उसको क्लियर कर लिया जाए। तो इसी से संबंधित आता है जहाज। अक्सर हम लोग जहाज देखते हैं, तो जहाज पानी में डूबता है, नहीं डूबता है, तो उसके पीछे भी कुछ कारण है। तो क्यों नहीं डूबता है उसको देख लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, हम एक बात ये जानते हैं कि लोहा का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए लोहा के सुई या कांटी पानी में क्या होता है, डूब जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि लोहा का कोई वस्तु पानी में जैसे ही डाला जाता है तो डूब जाता है, क्यों डूबता है, तो क्योंकि लोहा का घनत्व जो होता है वो पानी के घनत्व से अधिक होता है, जिस कारण वो क्या होता है, डूब जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जहाज का जो डिजाइन है वो कैसे बनाया जाता है। यदि लोहे के एक टुकड़े को पीट कर उसे नाव का आकार दे दिया जाए तो यह पानी में प्लवन कर सकता है। बात समझे ना, यानी कोई लोहा है उसको पीट पीट कर चादर बना दिया जाए और चादर बना कर उसको नाव का आकार दे दिया जाए, और जब नाव का आकार दे दिया जाएगा तो वह पानी में डूबेगा नहीं, प्लवन करेगा। प्लवन मतलब क्या होगा, तैरेगा। इसी सिद्धांत पर पानी में चलने वाले जहाज बनाए जाते हैं। किस सिद्धांत पर, इसी सिद्धांत पर। चलने वाले कौन, पानी में जो जहाज चलता है उसको इसी सिद्धांत पर बनाया जाता है। जहाज लोहे की चादरों से अवतल आकार के इस प्रकार बनाए जाते हैं कि इसके अंदर खाली जगह बहुत हो। बात समझ रहे हो, यानी कि जैसे लोहा से क्या चादर बनाया था, उसका आकार अवतल होता है, यानी कि बीच में धंसा हुआ रहता है, बीच में खाली रहता है और चारों तरफ से उठा उठा रहता है, तो उसको अवतल आकार कहते हैं। तो उसका आकार कैसा होता है, अवतल आकार का होता है, और बीच में अधिक से अधिक क्या होता है, खाली जगह। कोशिश किया जाता है कि अधिक से अधिक खाली जगह रहे। बात समझे, जगह रहे। इससे जहाज इतना पानी हटा पाता है कि पानी का भार जहाज पानी हटा पाता है कि हटाए गए पानी का भार जहाज तथा उसमें लदे सामानों के भार से कहीं अधिक होता है, इसलिए जहाज पानी में प्लवन करता है। यानी कि जब जहाज को पानी में उतारा जाता है तो जहाज क्या करता है, पानी जितना भार हटाएगा ना, यानी जहां पड़ेगा वहां का द्रव क्या होगा, हटेगा, और उसका जो भार होता है